बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सहाफ़त के ऊपर जो है वो कदगन तो लगा हुआ है पाकिस्तान में। जिस आदमी की बात पसंद ना आए उसको बोलने से ही रोक दो। इमरान खान साहब ने हम टीवी को एक इंटरव्यू दिया। हम टीवी नए टीवी चैनल्स में एक चैनल का इजाफा है। वहाँ पे चंद बड़े नाम भी काम करते रहे। मेहर बुखारी साहबा उनमें से एक हैं। मालिक साहब भी उसमें काम करते रहे और भी कुछ और मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं। शिफा यूसुफज़ई साहबा ने एक इंटरव्यू किया इमरान खान साहब का, साबिक वज़ीर आज़म का, लेकिन वो इंटरव्यू नशर नहीं होने दिया गया हम टीवी के ऊपर। इससे पहले मुझे याद है कि मैंने जब इमरान खान साहब का भी आखिरी इंटरव्यू किया तो इंटरव्यू देने के बाद जब इमरान खान साहब खड़े हुए और जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि अब ये चला देंगे इंटरव्यू। तो मैंने उनसे कहा ये इंटरव्यू जैसे आपने दिया है ये ऐसे ही पूरा चलेगा। अगर उन्होंने ना चलाया तो मैंने कहा फिर मैं नौकरी छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी तो ये बात तय है कि मैं अपना कंटेंट जो है मेरे प्रोग्राम का मैं खुद डिसाइड करूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। कंटेंट का ही तो मामला है जिसकी वजह से अभी तक मुझे ऑन एयर नहीं जाने दे रहे थे बार बार। तो गोल्ड टीवी की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने मेरे साथ जो इंटरव्यू इमरान खान साहब का हुआ उसको भी कहीं से एडिट नहीं किया, और जो समी इब्राहिम साहब के साथ इंटरव्यू हुआ इमरान खान साहब का उसको भी कहीं से एडिट नहीं किया। और गोल्ड टीवी ने कोशिश की, बार बार कोशिश की कि जहां पे भी जितनी भी कवरेज वो कर सकते हैं अवामी उमंगों के मुताबिक वो करते रहें और हर पॉलिटिकल पार्टी को मौका दें, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौके, क्योंकि पैमरा नहीं चाहता कि वो आए, मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत नहीं चाहती कि वो आए, या इंपोर्टेड हुकूमत के जो सहूलतकार हैं जो बहुत ताकतवर लोग हैं, बड़े बड़े इदारों में बैठते हैं, या आप एस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ पाकिस्तानियों के सामने आए। तो बार बार जो रोकने की कोशिश की जाती है उसमें बोल न्यूज़ रुकावट डालता है। पहले ARY बहुत रुकावट डाला करता था, लेकिन उसके बाद ARY ने दो बड़े सीनियर सहाफ़ियों को निकाल कर बहुत बड़ी गलती की है, जिनमें से एक अरशद शरीफ साहब है और साबिर शाकिर साहब हैं। तो ये दोनों बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। ARY ने उन दोनों को निकाल दिया। बहुत ज़्यादा जब दबाव आया उनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का और इंपोर्टेड हुकूमत का और उनके चैनल को ज़बरदस्ती बंद रखा गया, तो फिर वो एक डील के नतीजे में चैनल खुला है, लेकिन अब उसकी वो बात नहीं रही पब्लिक के अंदर जो पहले हुआ करती थी। तो इमरान खान साहब का इंटरव्यू जो है वो वहां पे नहीं चलाया गया। अब छुपाने के लिए रह क्या गया? क्या कोई एक पाकिस्तानी पाकिस्तान में ऐसा है जो सहूलतकार को ना जानता हो, जिसको ये पता ना हो कि रजीम चेंज ऑपरेशन किसने किया? क्या कोई एक पाकिस्तानी ऐसा है जो झोलियां उठा उठाकर सहूलतकारों को और रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों को बददुआएं ना दे रहा हो? क्या कोई एक पाकिस्तानी ऐसा है पाकिस्तान के अंदर जिसको ये ना पता हो कि ये हुकूमत किस तरह रातों रात बंदे खरीद के और पूरा ऑपरेशन करके और पैसा खर्च करके बनाई गई है, और इस काम में किस किसने सहूलत फराहम की है, एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था उस दौरान में, सब जानते हैं पाकिस्तान, सबको पता है। और इमरान खान साहब यही बात करते हैं। तो जब इमरान खान साहब ने वही बात करनी है तो फिर बीच में छुपाना क्या है? सारे तो नंगे हो गए हैं, सारे तो एक्सपोज हो गए हैं, तो छुपाकर सिर्फ इमरान खान साहब का भला किया जाता है और इमरान खान साहब की आवाज को मजीद मजबूत किया जाता है, जैसा कि उनको नाअहल करवाने की भोंडी कोशिश के बाद किया गया है। यानी इमरान खान साहब की नाअहलियत का फैसला बहुत पहले हो चुका था। बाकायदा इंपोर्टेड हुकूमत ने पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ था, ये कहीं और लिखा गया है फैसला मुबैना तौर पे। जैसा कि इमरान खान साहब के साथियों के बकौल इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन के अंदर से लोगों ने बताया कि हम मजबूर हैं, हम ये फैसला नहीं कर रहे, हमसे ये फैसला जबरदस्ती लिया जा रहा है, हम नहीं करना चाहते नाइंसाफी, हम कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है, हमें थ्रेट किया जा रहा है। उसके बाद ये फैसला आ जाता है। अब जब ये फैसला आ जाता है तो ये फैसला तो पहले भी सुनाया जा सकता था, चंद दिन पहले सुनाया जा सकता था, लेकिन चंद दिन पहले इसलिए नहीं सुनाया गया कि ये तय कर लिया गया था कि पूरी धांधली करके, पूरी दो नंबरी करके इमरान खान साहब को इन इंतखाबात में शिकस्त दे दी जाएगी। जो सीटें शॉर्टलिस्ट की गई थी, जहां पे 3 या 4 नशिस्तों पे इनका इरादा था कि शिकस्त दी जाएगी, उनमें एक असफल यार वली के बेटे वाली सीट थी जहां पे बड़ी कोशिश की गई है, एक मौलाना कासिम वाली सीट थी जहां बहुत कोशिश की गई है, आबिद शेर वाली सीट के ऊपर तो बाहर से वोट अंदर लाए गए PMLN के, और अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर थे उनमें लगभग 30,000 वोटर, मुझे कोई कह रहा था कि वो बाहर निकाल दिए गए। तो इस तरह आबिद शेरनी के लिए ग्राउंड बनाया गया और यही ग्राउंड तैयार करवाया गया। मुझे जिन लोगों ने वहां पे इलेक्शन के सारे माहौल को कवर किया वो लोग मुझे बता रहे हैं ननकाना साहब में भी। तो ये इतनी बड़ी प्लानिंग थी। फिर कराची से भी एक सीट जीतनी थी, तो इरादा ये था कि 3 से 4 सीटें इमरान खान को हरा दी जाए 7 में से, और फिर ये कहा जाए कि इसकी तो पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, उसके बाद नाअहल कर दिया जाए, और इससे ये होगा कि इमरान खान साहब बिल्कुल डाउन चले जाएंगे, उनकी पार्टी टूट जाएगी। ऐसा हो नहीं सका। तमाम तर धांधलियों और दो नंबरियों के बावजूद इमरान खान साहब ने मुंह तोड़ इलेक्शन हराया है। PMLN को 5 में से 4 नशिस्तें हराई हैं, और PMLN के जितने बंदे इमरान खान के सामने आए वो सारे 100% हार गए। पीपल्स पार्टी जो है उसने बड़ी चालाकी से 2 सीटें निकाल ली हैं। एक सीट इमरान खान के मुकाबले में वो तो इलेक्शन ही नहीं हुआ ना, वो तो पता नहीं क्या हुआ वहां पे, अजीब किस्म का झुल्लू फिरा है वहां पे। और एक तो होता है ना छोटा मोटा जो है वो धांधली होना, वो धांधला हुआ है वहां पे बहुत बड़ा कराची में, और वो एक सीट उन्होंने बड़ी धांधली करके निकाली। भारत इमरान खान साहब ने जितने इलेक्शन लड़े उनमें से ज्यादातर सारे जीत लिए, और 80% का रिजल्ट दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब को नाअहल करना ये ज्यादा भारी पड़ गया इंपोर्टेड हुकूमत को और उसके सहूलतकारों को। हुआ ये है कि हर इस फैसले के बाद या हर ऐसी चीज के बाद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आप
जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को फारग कर देती है या मुस्तरद कर देती है, जो हो जाएगा, यानी अभी नहीं होगा, थोड़े दिनों में हो जाएगा। जैसे ही इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला फारिग होगा तो दो चीजें फौरी तौर पर एस्टेब्लिश हो जाएंगी। पहली चीज ये एस्टेब्लिश हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 मरतबा पहले इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की, जिसको अदालत ने मुस्तरद किया, और 10वीं मरतबा दोबारा इमरान खान से ज्यादती की, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। एक तो ये शिकस्त हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा, जो 2 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक तहरीरी फैसला जारी नहीं कर सका। यानी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पेपर घूम रहे हैं कि जनाब ये वो फैसला है जो लिखा हुआ है, लेकिन आप गौर करें तो उसमें भी दस्तखत नहीं है अराकीन के। फैसला तो लिखा लिखाया दे दिया, फैसला तो अपने मनपसंद चैनल्स को भी दे दिया और वहां पे चल भी रहा है, वो दिखा भी रहे हैं, लेकिन दस्तखत नहीं करवा सके अभी तक सबसे। तो क्या वो लोग दस्तखत करना नहीं चाहते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो एहलियां हैं उनको एक अहम ओहदे के ऊपर भी नवाजा गया है, उसकी भी खबर छप रही है। और चले वो तो मौजा ही मौजा, यानी पांचों घी में और सर कढ़ाई में, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। बहरहाल ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इन दोनों में से किसी भी जगह पे इमरान खान साहब जब वापस अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी इखलाकी फतह करार दी जाएगी। और ये जितना आने वाले इलेक्शन से करीब होगा उतनी बड़ी फतह होगी इमरान खान साहब की। अब इमरान खान साहब के साथ इस वक्त फड्डा क्या है जो सब लोग चाह रहे हैं? वो इमरान खान को सिर्फ एक नुक्ते पर लाना चाहते हैं और एक बात मनाना चाहते हैं इस वक्त, लेकिन इमरान खान साहब वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो बार बार गुस्सा दिलाते हैं, कोशिश करते हैं, कल बड़ा माहौल बनाया, बड़ी आंसू गैस फेंकी, ये किया वो किया, कुछ भी करके इमरान खान को गुस्सा दिलाए और उनसे फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च का ऐलान करवा दें और एक एहतजाजी सियासत की तरफ ले जाएं। लेकिन कमाल समझदारी से इमरान खान साहब ने एहतजाजी सियासत को रोका, लोगों को कहा अपने घर वापस जाओ, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। यानी छोटी सी बात होती है, छोटा सा एहतजाज होता है, ऐसा एहतजाज 1000 मरतबा मौलाना फजल रहमान ने, बिलावल ने, मरियम ने, हमजा ने, ये सारे लोग रोजाना करते थे इस तरह के एहतजाज। एक छोटा सा एहतजाज भी कहीं पे होता है तो दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करती है फाशिस्ट हुकूमत, एक डरी हुई हुकूमत, एक नाकाम हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जिसने मईशत से लेकर गवर्नेंस तक पाकिस्तान को निशानी इबरत बना दिया है, जिसको लाने वाले सहूलतकार रोजाना अपने कानों में उंगलियां दबाकर जो है वो आवाजें ना सुनने की कोशिश करते हैं जो लोग बेचारे निकाल रहे हैं, लोग बेचारे बिलबिला रहे हैं। सहूलतकारों की ये हालत हो गई है कि वो अब इनको बददुआएं भी नहीं दे सकते। यानी इनको किस किस तरह के वादे करके ये मनाया गया था कि आप सहूलतकारी करें, हमें हुकूमत में लेकर आए, हम ये कर देंगे 6 महीने में, हम 2 महीने में ये कर देंगे, 3 महीने में ये हो जाएगा, फला मुल्क से इतना पैसा आ जाएगा, इकोनॉमी को यूं आसमान पे ले जाएंगे, महंगाई को यूं जमीन पे ले जाएंगे, हर चीज बर्बाद कर दी पाकिस्तान की। अब सहूलतकार भी मुंह छुपाते फिरते हैं, ये हुकूमत वाले भी मुंह छुपाते फिरते हैं, और यही होना था इनके साथ। जब कोई गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से शब खून मार के रजीम चेंज ऑपरेशन करके पाकिस्तानियों की उमंगों के खिलाफ उनके ऊपर कोई हुकूमत मुसल्लत करेगा तो उसका नतीजा अच्छा तो नहीं होगा। तो इमरान खान साहब को गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाती है कि वो एक एहतजाजी सियासत ऐसी करे जिसमें कोई नुकसान हो जाए, कोई बंदे शंदे मर जाए तो उसका फायदा उठाया जाए और इमरान खान साहब की सियासत पर बैन लगाने की कोशिश की जाए, कोई इमरजेंसी टाइप पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर की जाए, वो उन सारों को सूट कर जाएगी इस वक्त। लेकिन इमरान खान साहब ऐसी कोई गलती कर नहीं रहे, ना इमरान खान साहब ऐसा कोई लॉन्ग मार्च अनाउंस कर रहे हैं जिसके नतीजे में टेंशन हो जाए या बढ़ जाए, तो इमरान खान साहब वो भी मौका नहीं दे रहे किसी को। तो मैंने आपको बताया ना, एक बहुत बड़े आदमी को बहुत जरूरी काम है नवाज शरीफ से और इस हुकूमत से, लेकिन वो काम हो नहीं रहा और नवाज शरीफ साहब ने साफ इनकार कर दिया है। अब वो काम करवाने के लिए इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च निकाले और एक दबाव बढ़े तो फिर वो बड़ा आदमी जो है वो अपना काम निकलवा सकता है ब्लैकमेल करके, लेकिन मौका मिल नहीं रहा और इमरान खान साहब ये मौका देने के मूड में भी नहीं है। अब जुम्मे वाले दिन वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं, इससे दोबारा सबकी आंखों में चमक आई है कि शायद ये सारा मलबा इमरान खान पे डाला जा सके, शायद हमें कुछ और टेंशन क्रिएट करने का मौका मिल जाए, लेकिन इमरान खान साहब ये मौका नहीं देंगे। एक सरप्राइज है जो आने वाला है और बड़ा ही मजा आएगा पाकिस्तानियों को। इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तानी इसको एंजॉय करेंगे, सूरत हाल ऐसी ही होगी और आप देखिएगा कि होगा क्या, इमरान खान साहब इनको कैसा सबको सरप्राइज देंगे। अब इमरान खान साहब को सिर्फ एक नुक्ते पर मनाने की बहुत कोशिश की जा रही है, सब उनको इस बात पर मना रहे हैं, ठीक है खान साहब इलेक्शन करवा लेते हैं, आप जरा एक मेहरबानी कर दें, आप मेहरबानी ये कर दें कि आप हमें ये गारंटी दे दें कि आप दोबारा नैब के कवानीन को सख्त नहीं करेंगे, आप दोबारा जिन केसेस को हमने बंद किया है उनको नहीं खोलेंगे, ये जो NRO 2 हमने लिया है इसको रिवर्स नहीं करेंगे। क्योंकि सबको इस बात का पता है कि इमरान खान साहब इस मरतबा जब हुकूमत में आएंगे तो बैसाखियों के साथ नहीं आएंगे, बगैर बैसाखियों के आएंगे। वैसे तो ऐसा लगता है कि वो 3/4 अक्सरियत से आ जाएंगे, यानी 75 से 80% सीटें वो ले सकते हैं, लेकिन 2/3 अक्सरियत तो उनकी पक्की है। और अगर कोई सारा पाकिस्तान रल के कोई 2 नंबरी कर भी दे, जुड़लू भी फेर दे, फिर भी 2/3 अक्सरियत नहीं होगी तो इमरान खान साहब की अपनी इंडिपेंडेंट हुकूमत तो होगी ना, बैसाखियों के साथ तो नहीं आएंगे। तो वो आते क्या करेंगे, वो नैब के कवानीन को वापस लाएंगे, सेनेट में उनकी अक्सरियत होगी उसको भी इस्तेमाल करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो नैब की अदालतों के अंदर जजेस को अपॉइंट करेंगे जो वो बड़े लंबे अरसे से करना चाहते थे। ये सारे केसेस दोबारा खुल जाएंगे जब कवानीन रिवर्स हो गए थे, और जब ये केसेस दोबारा
खुल जाएंगे तो इन केसेस के अंदर ये बंदे फिर पकड़े जाएंगे, फिर दोबारा रिकवरी होगी, फिर कौम का लूटा हुआ पैसा बरामद किया जाएगा। तो इन सबको या तो जेल जाना है या हुकूमत में रहना है। इमरान खान वाला रिस्क ये ले नहीं सकते और इमरान खान साहब इस बात के ऊपर नहीं मानेंगे। वो आज भी कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो वो एनआरओ नहीं देंगे, इलेक्शन की कीमत के ऊपर भी नहीं देंगे। और अब इमरान खान साहब को इलेक्शन में जाने की कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पट्टा इन्होंने बिठाना था वो इन्होंने बिठा दिया है, इकोनॉमी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है और अब पाकिस्तान को मजीद तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस वक्त कोई भी पाकिस्तान में हुकूमत लेने के लिए राजी नहीं होगा और आने वाले दिनों में गैस का बहरान आ रहा है, बिजली का बहरान आ रहा है, आटे का बहरान आ रहा है। अगले साल के लिए आटे का बहुत बड़ा बहरान खड़ा है। डॉलर की कीमत 250 से 300 रुपए फी डॉलर होने वाली है आने वाले दिनों में। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे, सब्सिडीज दी नहीं जा सकती, तो गरीब आदमी बुलबुलाएगा और बड़ी खौफनाक सूरत पैदा कर दी जाएगी पाकिस्तान में इंपोर्टेड हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से और जो IMF के साथ ये हुकूमत मुआहिदा करके आई है उसकी वजह से। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा बोझ बिला वजह अपने कांधों के ऊपर उठा ले। तो इमरान खान साहब तो नहीं चाह रहे और ना अब उनको वो वाली जल्दी है इलेक्शन लड़ने की जो उनको पहले थी, और ना वो चाहते हैं क्योंकि टेंशन क्रिएट हो जाए दोबारा से, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी कोई लॉन्ग मार्च या इस तरह की चीज भी नहीं देना चाह रहे जिसमें कोई इमरजेंसी की सिचुएशन लगा दी जाए या कोई तीसरी कुव्वत फायदा उठाने का कोशिश करे। तो ये सब कुछ वो नहीं होने दे रहे। अब फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि मोहसिन शाहनवाज रांझा की मुद्दत में इमरान खान साहब पर इकदाम में कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है, दहशतगर्दी के मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए हैं। एक तरफ कहते हैं कल एहतजाज के लिए निकला कोई भी नहीं आया, एहतजाज ही नहीं हुआ, लोग ही नहीं थे। दूसरी तरफ दहशतगर्दियों के और इकदाम कत्ल के मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। और मुकदमात कौन दर्ज करवा रहे हैं? गाड़ियों की डिक्कियों में फिरने वाले। मैंने आपको बताया था ना कि एक आदमी है PMLN का बहुत करीबी है और एक बहुत ताकतवर आदमी के भी बहुत करीब है और वो वज़ीर आला पंजाब बनने के ख्वाब भी देखता है। मैंने आपको उस बंदे के बारे में बताया था कि वो PC होटल रावलपिंडी में जाकर रहता था। ये होटल GHQ के बिल्कुल करीब है और यहाँ से सुबह उठकर वो GHQ में जाता था गाड़ी में बैठ के और बूट पॉलिश का आगाज वहां से होता है। तो ये जो बंदा GHQ के अंदर जाता था, इसी बंदे की गाड़ी की बात हो रही है और इसी बंदे की गाड़ी की डिक्की की बात हो रही है जिसमें वो छुपा कर ले जाता था जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को, तो गाड़ी की डिक्की से वज़ीर आज़म हाउस तक। वैसे एक मुझे वाकया बड़ी अच्छी तरह याद है, आर्मी चीफ ने एक ब्रीफिंग रखी, सबको बुलाया, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथियों को यह हुक्म दे रखा था कि आप सबने ना आर्मी चीफ को घेर लेना है, पीपल्स पार्टी को, PTI को, किसी और जमात को आर्मी चीफ के करीब नहीं आना चाहिए। तो सबने मिलकर नून लीग के जो लोग वहाँ मौजूद थे, राणा सनाउल्लाह थे गालिबन, मरियम औरंगजेब थी, कुछ और लोग थे, इन्होंने ना घेर लिया। नून लीग के लोगों ने आर्मी चीफ को घेरने की कोशिश की और शहबाज शरीफ साहब के हाथ में बोतल थी और वो आर्मी चीफ के सामने चले गए और उस किस्म की उस दिन बूट पॉलिश का आगाज हुआ था। वहीं से तो ये सिलसिला शुरू हुआ था। 12 तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।